एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस इट इज ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस विच यू आर गोइंग थ्रू। आप क्या कर रहे हो अपने डेली लाइफ प्रोसेसेस में, आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, डाइजेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सब चीजें कम अंडर द लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस से नाम से पता चल रहा है अलाइव। लाइफ उसी में होगा द वन हु इज अलाइव। क्या इसमें लाइफ है? नहीं। क्या इसमें लाइफ है? नहीं। बट हमारे अंदर लाइफ है, हम अलाइव हैं, हम वेरियस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपके पास थोड़ा सा भी स्टिमुलस आ रहा है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड करते हो। हमें ठंड लगती है, हम कपड़े ज्यादा डालते हैं, हमें गर्मी लगती है, हम गर्मी के कपड़े डालते हैं। दैट इज द स्टिमुलस ऑफ एनवायरनमेंट जो हमारे पे अफेक्ट कर रहा है और हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दैट इज नोन एज अलाइव, लाइफ प्रोसेस बेसिकली। सो लाइफ प्रोसेसेस में अलाइव सबसे पहले हमारे को पता है कौन होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ये सब चीजें जो है वो पूरी तरह से अलाइव है। अच्छा, कोई चीज अलाइव है, आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? बाय द मूवमेंट्स, बाय द चेंजेस, बाय द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको अफेक्ट करे उसको बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे जो प्लांट, जैसे टच मी नॉट प्लांट है, उसको आप टच करते हो, आपने उसको स्टिमुलस दिया, वो बंद हो गया, राइट? तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कोई आपको दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्शन यू आर डूइंग ऑन दैट। कोई भी चीज अलाइव है या डेड है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट, उसे आप कैसे समझोगे? बेसिकली बाय लुकिंग एट द मूवमेंट। सो क्राइटेरिया टू बी अलाइव इज द मूवमेंट। आपको मूवमेंट देखनी पड़ती है। जैसे किसी के घर के बाहर कोई डॉग है, वो लेटा पड़ा है, आप उसको सबसे पहले क्या देखोगे? आप देखोगे क्या वो ब्रीथ कर रहा है, क्या उसमें ब्रीदिंग हो रही है। दैट इज बेसिकली द मूवमेंट। जो अपनी वो ब्रीदिंग को शो कर रहा है, दैट इज द मूवमेंट। आप उससे पहचान सकते हो दैट इट इज अलाइव। अब प्लांट्स है, क्या वो मूव करते हैं? एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, दूसरी जगह से उठ के तीसरी जगह पे चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं? वो मूव करते हैं by showing the differences in their height। जैसे रूट्स ग्रो कर रही हैं, शूट्स ग्रो कर रही हैं। प्लांट्स भी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को, जैसे सनफ्लावर है, सन के प्रेजेंस में वो ब्लूम कर जाएगा, बट जैसे सन नहीं होगा तो वो वापस से बंद हो जाएगा। तो ये पता चलता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो भी क्या है? बिल्कुल अलाइव है। पर ऐसा तो नहीं होता कि वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से उठ के पहली जगह आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारे को पता, जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड, वो नॉन लिविंग है, उसमें कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं है। मैंने टच किया, इसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। चौक है, वो भी एक नॉन लिविंग है। चेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो कोई भी चीज जो नॉन लिविंग होती है उसमें आप कुछ भी एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस इज दैट the basic function performed by the living organisms to maintain their life on earth। तो आपको कौन से बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं? आपको खाना खाना पड़ता है, फूड डाइजेस्ट होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता वो एक्सक्रीशन में जाता है, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन होती है, न्यूट्रिशंस को हम लेते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम करते हैं, रेस्पिरेशन हमारे में होती है। सो दीज आर ऑल द बेसिक फंक्शंस व्हिच वी परफॉर्म, जिससे पता चलता है दैट यस देयर आर लिविंग थिंग्स, कि ये लिविंग, दैट दीज आर लिविंग बींग्स, कि किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो वो वाले फंक्शंस जो आप परफॉर्म करोगे टू मेंटेन योर लाइफ ऑन अर्थ, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। सो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ये सब चीजें किसके पार्ट में आती है? लाइफ प्रोसेस के पार्ट में। सो नाउ वील मूव टू द एनर्जी पार्ट। तो अब हमें डिफरेंट लाइफ प्रोसेस करने के लिए वी वांट सम एनर्जी, एंड हमारे लिए एनर्जी इज ओनली वन थिंग विच इज फूड वी ईट। तो अब हम जो खा रहे हैं दैट इज अ फ्यूल टू आवर सिस्टम, जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। आपको पता है हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट के बाद इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मिलती है। तो अब एनर्जी के लिए हमारे को चाहिए एक फूड। फूड के अंदर हमारे पास न्यूट्रिशंस होते हैं। न्यूट्रिशंस क्या होता है? बेसिकली द थिंग, जो आप कोई भी फूड इनटेक कर रहे हो जिसके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बेसिक लाइफ फंक्शंस को मेंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं होता, ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मिलते हैं, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से आपको देखने को मिलते हैं, आपको खाने को मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। So these nutrients must be present in your diet so that you can perform the basic functions of your life। तो ये था हमारा nutrition, nutrient and energy। Now we will move to nutrition and types of nutrition। अब हम जाएंगे modes of nutrition पे। The modes of nutrition are of two types: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition।
ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। तो ऑटोट्रॉफिक वो लोग होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक आर द वंस जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आपके पास नेचर में अवेलेबल होते हैं, लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो अपना खाना बना दे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये सिर्फ उनमें होती है जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, बिकॉज ग्रीन कलर के प्लांट्स में एक स्पेशल चीज होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। अगर सनलाइट को वो ट्रैप कर लेगा तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर हमारे पास रूट्स के थ्रू आएगा, इन सब चीजों को यूटिलाइज करके वो ग्लूकोज बना लेता है। इसी को हम फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे लाइक ईस्ट, क्या वो ऑटोट्रॉफिक होंगे? नहीं होंगे, वो हमारे हेटरोट्रॉफिक ही होंगे, क्योंकि उनमें ग्रीन कलर ही नहीं है। अगर ग्रीन कलर नहीं है तो सनलाइट भी ट्रैप नहीं होगी। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक ह्यूमन बींग्स, जो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर द फूड प्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें फूड डिपेंडेंट होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर फॉर देयर फूड। तो वो खुद से अपना फूड से सिंथेसाइज नहीं कर पाते। कुछ हेटरोट्रॉफिक में एग्जांपल्स आ जाएंगे एनिमल्स का और फंजाई का। तो ये दो एग्जांपल्स आपके आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक मोड के कुछ 3 फर्दर टाइप्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक, PHYTIC, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इट इज अवेलेबल इन फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक का मतलब ये होता है कि वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड कर रहे हैं। जैसे कोई भी डेड एनिमल पड़ा है, उसके ऊपर कौन फीड करेगा? डेड एनिमल ऐसे तो नहीं पड़ा रहेगा ना, कोई ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड करेंगे ताकि उसके जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाएं। उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेगा, चाहे वो आपके डिकेइंग प्लांट से क्यों नहीं है, उनके ऊपर भी ये फीड करते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास पैरासिटिक। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर बेसिकली जो एक होस्ट मशीनरी के अंदर जाते हैं। जैसे कोई भी होस्ट के अंदर जाएगा, होस्ट मतलब कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, जैसे एक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना कोई काम नहीं कर सकता, बट अगर वो किसी चीज के अंदर जाएगा, वो उसकी मशीनरी को यूज करेगा, उसके न्यूट्रिशन को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लीकेट करेगा, अपने आप को न्यूट्रिशन देगा, उसे बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते, लेकिन वो एक होस्ट को, तो जिस बॉडी के अंदर वो जा रहे हैं उस बॉडी को हम बोलते हैं होस्ट। वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, शीप भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो वो जो पैरासाइट वो उनके अंदर जाएगा, इवन ये प्लांट्स में भी होते हैं। जब वो उनके अंदर जाएगा तो वो उस ऑर्गेनिज्म, उस प्लांट की मशीनरी को, उनके न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपना फायदा करेगा और दूसरा जो होस्ट होगा उसका नुकसान करेगा। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया होता है वो कैसे फैलता है? मलेरिया फैलता है आपका मस्किटो की बाइट से। ऑब्वियसली वो मस्किटो का नाम होता है एनोफिलीस मॉस्किटो। वो एनोफिलीस मॉस्किटो के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होते हैं। वो प्लाज्मोडियम आपकी स्किन के अंदर सक करवा देगी। जब ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया तो वो हमारी मशीनरी को यूज करेगा, अपने आप को न्यूट्रिशन देगा और मलेरिया हमारे अंदर कॉज करवा देगा। अपना पूरा का पूरा साइकिल वो ह्यूमन बॉडी के अंदर करेगा। ठीक है, तो उसमें आ गया प्लाज्मोडियम। लाइस, जो सिर में जुएं पड़ जाती हैं, ये सब चीजें, इनको भी आप पैरासाइट बोल सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है इसमें होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक मतलब जो फूड को इंजेक्शन करवाता है। इंजेक्शन मतलब अपने हाथों से अपने मुंह में डालना, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। कि आप खाने को हाथों से लेके अपने मुंह में डाल रहे हैं और वो हम चबा के अंदर भेज रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स में हम ह्यूमंस आ जाते हैं, इंजेक्शन हम करवाते हैं, हम होलोजोइक में है, कुछ एनिमल्स भी होलोजोइक करते हैं। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े 2 तरह के, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक के फर्दर 3 टाइप्स है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। वो हमने अभी क्लियर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है? इट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यार फोटोसिंथेसिस ना बस गांठ बांध लो। आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट आई, दोनों को जुड़ा, ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रख लेना, C6H12O6। मैंने भी तो याद करा, तो तुम भी कर लो, C6H12O6।
तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर उसके बाद साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये कुछ आपकी इक्वेशन बन जाती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस होती किसमें, ग्रीन प्लांट्स में या नॉन ग्रीन प्लांट्स में, बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स में, क्योंकि उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करना। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट ट्रैप नहीं होगी, जितनी मर्जी कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, जितनी मर्जी वाटर दे दो तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास, मैं आपको एक डायग्राम से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये एक लीव है, ड्राइंग बहुत गंदी है बट स्टिल काम चल सकता है। लीफ है, लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का लीफ है, ठीक है, ग्रीन कलर का बोर्ड था इसलिए मैंने उसको हटाया नहीं। तो ये ग्रीन कलर का लीफ है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आई एटमॉस्फेयर से, वाटर आया अंदर, क्लोरोफिल ने सनलाइट को ऑलरेडी ट्रैप कर रखा था, तो आपके पास ग्लूकोज बनेगा। उसका फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, बिल्कुल। तो C6H12O6 आपका ग्लूकोज बन गया। अब जो प्लांट ने खाना बनाया, क्या वो सारा का सारा उड़ा देगा, ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं होता। थोड़ा सा वो अपने लिए रिजर्व रखेगा, ताकि कल को अगर बारिश भी पड़ गई, सनलाइट ना भी हुई, तो मेरे अंदर कुछ खाना होगा तो सही, जिससे मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर पाऊं। प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए फॉर ग्रोथ पर्पस। तो वो थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर फूड की फॉर्म में, जो उसने फूड बनाया C6H12O6, अब उसमें से जो एनर्जी, बहुत एनर्जी तो यूज हो गई, उसने जो काम करने थे प्लांट के, जो भी काम होते हैं वो सब उसने कर लिए। थोड़ी सी एनर्जी वो स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट एनर्जी को स्टोर कर लेगा। अब वो जो एनर्जी उसने स्टोर करी, वो उसको अनफेवरेबल कंडीशंस में काम आएगी, जब उसके पास सनलाइट नहीं होगी या कोई चीज की डेफिशिएंसी होगी, तो तब वो उस एनर्जी को यूज कर सकता है, अपने कामों को बंद नहीं करेगा और वो उनको कंटिन्यू रखेगा, एनर्जी को वो यूज करेगा। और साथ में फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई, बाकी सब कुछ अब्सॉर्ब हो रहा है, स्टार्च एज अ स्टोर्ड फूड। साथ ही में कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सो दीज आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। तो इनके बिना क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है, नहीं हो सकती। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अगर इनमें से किसी भी चीज की एक्सेस हो जाएगा या कमी हो जाएगी तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो हर चीज आपको लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, तभी वो आपको फायदा करेगी। अनलिमिटेड अमाउंट में तो हर चीज नुकसान करती है यार। हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक के 3 टाइप्स बताए थे, क्या थे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक, बिल्कुल सही। अब उसके बाद हमने बोला कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का कुछ पार्ट डिस्कस करना था मुझे। प्लांट्स जो है, अब जो नॉन ग्रीन नहीं होते, एग्जाम्पल ईस्ट, YEAST, ईस्ट, जिसको हम बेकरी में यूज करते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है, तो ये भी एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। साथ ही में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। कोई प्लांट होगा ऐसे है, जैसे इंसेक्ट आया उसने बंद कर दिया अपने आप को, बिल्कुल इंसेक्ट अंदर ही चला गया, तो उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल होता है पिक्चर प्लांट का, वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जांपल है, और सनड्यू प्लांट है। ये 3 एग्जांपल्स होते हैं आपके पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। तो पिक्चर प्लांट की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे उसने एकदम से इंसेक्ट को अपने अंदर ही ले लिया, उसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। अब ये एनिमल्स पे आ गए। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन होते हैं, जो किस पे फीड करते हैं, ग्रासेस पे, ग्रीन प्योर वेजिटेरियन एनिमल्स, डियर, गोट, काउ, ये सब चीजें हमारे पास क्या है, सब एनिमल्स कौन से हैं, हर्बीवोरस। फिर है हमारे पास कार्निवोरस, कार्निवोरस ओनली फ्लैश ईटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, दीज ऑल आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ओमनीवोरस में हमारे पास जो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस का मिक्सचर, ओमनीवोरस, ह्यूमन बींग्स आर द एग्जांपल ऑफ ओमनीवोरस प्लांट्स। तो आपको ये 3 टाइप्स के डिफरेंस पता होने चाहिए, बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है, इस क्लास में तो सबको पता होने चाहिए। सो नाउ वी विल मूव टू द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम डाइजेशन के कुछ प्रोसेस, अब जैसे हम टोटल जो प्रोसेस होता है ना न्यूट्रिशन का, उसको हम डिस्कस करेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब चीजों को अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले अमीबा में, फिर हम लास्ट टॉपिक करेंगे ह्यूमन बींग्स में, एंड आफ्टर दैट वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, वाटर में रहता है वो, रेन वाटर या थोड़े गंदे पानी में अमीबा आपको देखने को मिल जाएगा बहुत इजीली। अमीबा की होती है इरेगुलर शेप, कोई भी उसकी बेसिक शेप नहीं होती है, तो आप कुछ भी, कोई भी रेगुलर शेप बना दो वो अमीबा ही होगा। सो दिस इज अमीबा। यहाँ पे उसको कोई फूड पार्टिकल दिखा, जैसे पानी के अंदर उसे कोई दिखा कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज है, ये तो मुझे खानी है,
तो फूड पार्टिकल दिखा। अब वो जब फूड पार्टिकल उसके पास आएगा तो अमीबा अपनी सेल मेम्ब्रेन को कुछ ऐसे इमेजिनेट कर लेगा, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगा। देखो फूड के चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना ली, इसको घेर लिया। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसने बना ली हैं। फॉल्स इसलिए क्योंकि देखो ये हमेशा तो रहता नहीं ना, बाद में देखो ये प्रोजेक्शंस हट गई, इसलिए फॉल्स, ट्रू नहीं है ये। तो जैसे ही फूड आया, अब वो फूड जो है जब वो अंदर आएगा तो थोड़ा सा पानी भी अंदर आएगा ऑब्वियसली, तो एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में अब फूड अंदर आ गया। इसको हम बोलते हैं इंजेशन, कि अब वो खाना अंदर ले रहा है, इंजेशन। अब जैसे ही फूड अंदर आया तो अमीबा के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, अब अमीबा इज यूनिसेलुलर, तो सेल के अंदर हमारे को पता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इस फूड पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इस फूड पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेंगे। वो आप देख रहे हो एरो इस साइड है, तो वो फूड पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेंगे और उसे डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, ताकि जो फूड पार्टिकल्स में सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है अब्सॉर्ब होने के लिए काबिल हो जाए। तो जैसे डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगी उसके बाद आपके पास ये डायग्राम आएगा, यहाँ पे एरोस देखो बाहर निकल रहे हैं। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो इस फूड वैक्यूल में से पास होके अमीबा के अंदर आएगा, इसको हम बोलते हैं अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन करें डाइजेस्टेड फूड, अब उस वैक्यूल में से निकल के अमीबा के पास आएगा ताकि अब वो उसको एनर्जी दे सके फॉर ग्रोथ। तो अब वो जो है अमीबा का साइज बड़ा हो गया। अमीबा का साइज बड़ा हो गया, इसका मतलब जितना भी डाइजेस्टेड फूड था, जो काम की चीज थी, वो अमीबा ने अब्सॉर्ब कर ली है और अब वो एसिमिलेट हो रही है। एसिमिलेट मतलब उसको एनर्जी मिल रही है, रेस्पिरेशन हो रही है। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया उससे उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वो अपने साइज में बड़ा होगा, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद अब कुछ फूड था जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड था, तो वो क्या होगा, वो इसकी वॉल के साथ आके जो अनडाइजेस्टेड वैक्यूल होगा ना, जैसे अनडाइजेस्टेड जैसे ये कोई अनडाइजेस्टेड वैक्यूल है, वो इसकी वॉल के साथ आके फ्यूज हो जाएगा। इसकी वॉल ये भी इसके साथ आके फ्यूज हो, वो सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल गया, इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो सबसे पहले हुई इंजेशन, फिर डाइजेशन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने करी, फिर उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो अब्सॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एनर्जी मिलेगी, साइज बढ़ेगा, फिर उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो वॉल के साथ रप्चर, वॉल के साथ कोलैप्स होगा और वॉल रप्चर होकर वो बाहर निकल जाएगा, उसको हम बोल देंगे इजेशन। सो नाउ सिमिलर प्रोसेस आपका ह्यूमन बींग्स में भी होता है, बस उसमें कुछ बेसिकली एंजाइम्स के नाम आपको याद करने पड़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट। डिस्कस करेंगे डाइजेशन या न्यूट्रिशन बेसिकली इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन सबसे पहले खाना कैसे कहते हैं? थ्रू इंजेशन। हमने खाना लिया, अपने मुंह में डाला। जब अब भी हम अपने खाने को अपने मुंह में डालते हैं तो जो हमारा फूड होता है वो सबसे पहले हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है। हमारे मुंह के अंदर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, तो वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं और हमारे खाने को अच्छी तरह सलाइवा के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखो, जो ह्यूमन के अंदर डाइजेशन होती है ना, वो दो तरह से होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल का मतलब आप अपना खाना कितने अच्छे से चबा रहे हो तो आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे। दूसरी होती है केमिकल, जो आपकी बॉडी डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये तो छोटा सा डिफरेंस था फिजिकल और केमिकल डाइजेशन के अंदर। अब जब आपने अपना खाना खाया, आपका सलाइवा जो है उसको अच्छे से मिक्स करेगा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस। क्या नाम होता है? सलाइवरी अमाइलेस। ये हमारे खाने के अंदर जितने भी कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जितने भी कार्ब्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करता है और उसको वहीं पे डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो डाइजेशन हमेशा आपके मुंह में ही शुरू हो जाती है, किसकी? कार्ब्स की। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेस कार्ब्स को आपके मुंह में डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं ईसोफेगस। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, माउथ के बाद एक ईसोफेगस लॉन्ग ट्यूब है, राइट। अब ये जो ईसोफेगस है ना यार, ये अब आपके खाने को जब लेके जाती है ना तो ऐसे ऐसे मूवमेंट शो करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ऐसे मूवमेंट शो करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो खाना नीचे आपके कहाँ पहुंच जाता है? स्टमक तक। उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ईसोफेगस कौन सी मूवमेंट शो करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब उसके बाद खाना आ गया स्टमक के अंदर। स्टमक है जे शेप्ड ऑर्गन, एक जे शेप्ड ऑर्गन है, ऐसे जे शेप्ड ऑर्गन है। स्टमक के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। क्या होता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। जो HCl होता है वो आपके स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देता है। एसिडिक इसलिए करता है क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, पेप्सिन एक एंजाइम है, आपको पता है HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपके स्टमक के अंदर होता है। जो पेप्सिन होता है ना, इसकी एक कंडीशन होती है, ये एंजाइम सिर्फ तब काम करता है जब एसिडिक कंडीशन होती है। इसलिए जो स्टमक है उसकी वहां पे HCl रिलीज होता है ताकि हमारे पास पेप्सिन जो है वो अपना काम करने लग जाए। पेप्सिन काम क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो माउथ पे क्या डाइजेस्ट हो रहे थे? कार्ब्स। कौन कर रहा था? सलाइवरी अमाइलेस। स्टमक के अंदर कौन डाइजेस्ट हो रहे हैं? प्रोटीन्स को कौन कर रहा है? पेप्सिन। अच्छा, एक चीज होती है म्यूकस। म्यूकस जो होता है ना वो स्टमक की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है।
प्रॉपर लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके स्टमक को HCl से। यार देखो एसिडिक जो HCl है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है तो आपके स्टमक की वॉल्स को डैमेज भी कर सकता है। तो म्यूकस जो म्यूकस जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है कि आपके स्टमक की वॉल्स डैमेज ना हो और पेप्सिन भी अच्छे से एक्ट कर सके। खाना है आपका वो स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जब जैसे स्टमक से खाना आता है वो कौन सा नेचर का होता है, एसिडिक, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम था। अब आपके पास दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, लिवर और पैंक्रियाज। जो लिवर होता है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस उसकी नेचर होती है एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब बेसिक, ताकि जो खाना एसिडिक है अब वो थोड़ा बेसिक हो सके, क्योंकि बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो उसको बेसिक कर देगा, थोड़ा सा न्यूट्रल करके फिर उसको बेसिक कर देगा। तो बाइल जूस क्या होता है, बेसिक होता है, या एल्कलाइन भी हम उसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जब इंटेस्टाइन में खाना आ जाएगा, बाइल जूस जो है वो खाना वो बेसिक था। बाइल जूस जैसे खाने पे एक्ट करेगा तो खाने में जितने भी फैट्स होंगे, FATS, जितने भी फैट्स होंगे उनको डाइजेस्ट करवाएगा। फैट्स को, बड़े बड़े फैट्स जो होते हैं उनको तोड़ देगा छोटे छोटे फैट्स में, मतलब उनको ब्रेक कर देगा। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो फैट्स को इमल्सिफाई कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया। अब फैट्स टूट गई, फिर उसके बाद अब एल्कलाइन हो गया ना मीडियम। अब जो फूड था वो एल्कलाइन या बेसिक हो गया एसिडिक से। अब एल्कलाइन मीडियम में आपके पास पैंक्रियास। पैंक्रियास भी एक ग्लैंड होता है, वो एक जूस भेजता है, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 चीजें होती हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेस। ये जो एंजाइम्स है ये सिर्फ तभी एक्ट करते हैं जब मीडियम क्या होगा, एल्कलाइन। इसलिए पहले बाइल जूस आके एक्ट करता है, उसके बाद पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आके एक्ट करता है। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, लाइपेस वो फैट्स पे एक्ट करता है। पर अब फैट्स यहाँ पे कौन से हैं, क्या वो ओरिजिनल फैट्स है कि इमल्सिफाइड फैट्स हैं? इमल्सिफाइड फैट्स है, मतलब जो फैट्स हैं ऑलरेडी टूटे हुए हैं वो वाले फैट्स के ऊपर एक्ट कर रहा है। और जो अमाइलेस है, मतलब पैंक्रियास से जो अमाइलेस मिल रहा है, पैंक्रियाटिक अमाइलेस, वो हमेशा कार्ब्स पे एक्ट करेगा। तो अमाइलेस तो हमेशा कार्ब्स पे करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स, और जो लाइपेस है वो इमल्सिफाइड फैट्स पे। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि हर चीज प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाए और पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाए। इवन जो इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो पूरी तरह क्या करती हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के पूरी तरह ग्लूकोज बना देती हैं, प्रोटीन्स को तोड़ के अमीनो एसिड्स बना देती हैं, फैट्स को तोड़ के फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनाती है। इससे पूरी तरह आपका जो फूड होता है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है ना, जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं ऐसे, उनके थ्रू फूड जो है वो पास हो जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पास हो जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, कि इंटेस्टाइन की वॉल्स ने फूड को अब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। एक चीज याद रखना, इंटेस्टाइन के अंदर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उसे हम बोलते हैं विलाई, VILLI, उसे हम बोलते हैं विलाई। विलाई का बेसिकली काम क्या होता है, विलाई इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा फूड डाइजेस्ट होगा, उतना ही ज्यादा डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, और उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो अब जो फूड आपका एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर आ गया, अब वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इसको बोल देते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जमा हो जाएगा और रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन हैज बीन डिस्कस्ड कंप्लीटली विद द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। एंड नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।